नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक किए करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे स्वागत कर लेते हैं भाऊ तोरसेकर सर का। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार। नमस्ते भाऊ। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को एक परंपरा रही है कि वहां से देश को संबोधित करते हैं और कई बार भारत की रक्षा नीति, विदेश नीति से लेकर और तमाम योजनाओं की घोषणाओं, इस परंपरा को नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। 2014 से ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम तो बताते ही हैं, लेकिन हर बार कोई एक नया कमिटमेंट दिखाते हैं, कोई एक नया लक्ष्य चुनते हैं। और इस बार उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया। सबसे पहले जेन जी के बीच ही एक समस्या है नशे की, यानी ड्रग्स, उस पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया। दूसरा, उन्होंने आंतरिक जो शत्रु हैं, और यह पहली बार है मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आधा मोर्चा, जो जनरल साहब ने कहा था, बिपिन रावत साहब ने, उसको टारगेट किया और उस तरफ गोली चलाते हुए, आप कह सकते हैं शाब्दिक, उन्होंने दिमागी नक्सली एकदम परिभाषित कर दिया। प्रधानमंत्री क्या इंटरनल सिक्योरिटी और भारत के अंदर जो आधा मोर्चा है, इकोसिस्टम से लेकर पत्थरबाजों तक, क्या अब उस पर फोकस है? और साफ ऐलान कर दिया है कि हमने नक्सली वो तो निपटाए हैं, अब जो दिमागी नक्सली हैं उनको भी निपटाना है। साफ एक परिभाषित इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस्ड ये 15 अगस्त, जिसमें उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सली, और जिस तरह की बिलबिलाहट है इकोसिस्टम से लेकर तमाम जगहों पर, निशाना बिल्कुल सही था। वाह। बिल्कुल। एक बात हमें समझनी चाहिए, मोदी जी उकसाते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। जो मोदी जी के विरोधी है वो उकसाते हैं। अब ये खुद बाहर निकल आए, इसकी क्या जरूरत थी? उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं भी आई एम प्राउड टू बी ये नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। तुमको बोलने की क्या जरूरत है? मेरी ये, यानी मैं अगर समझो इनका कपिल सिब्बल हूं, यानी इनका वकील हूं, तो मैं 1-2 थप्पड़ लगाऊंगा, तुझे रिएक्ट होने की क्या जरूरत थी? मोदी बोले तो बोले, प्रधानमंत्री बोले तो बोले, तुमको रिएक्ट होने की क्या जरूरत थी? तो एक बात है कि जो एक्चुअल नक्सल था, टेररिज्म था, वो खत्म किया है, लेकिन ये है इससे कीड़े निकलते हैं और वो आगे चलकर बड़े श्वापद हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। तो पहले मैंने वो निपटा दिया है, अब मैं इसके जो कीड़े हैं उनको भी निपटाऊंगा, ये कहा है। तो आप कम से कम मैं भी वो कीड़ा हूं ये बताने की क्या जरूरत है? कभी हमने देखा है कि छिपकली हो या कॉकरोच हो, वो बाहर आके बोलते हैं हाँ हाँ मैं हूं, तुम्हारा क्या हित है, मुझ पर मारो? ये नहीं बोलते ना। आप अगर मोदी के खिलाफ, यानी मैं मोदी की तरफ से नहीं, मोदी के जो दुश्मन है उनकी वकीली करते बोल रहा हूं कि तुमको ये बोलने की क्या जरूरत है, इग्नोर करो। इतनी गालियां मोदी को दे दी गई, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया उस पर, क्योंकि उनको मालूम है अगर इस पर रिएक्ट करूंगा तो उस पर और बातें चल जाएगी, तो अनदेखा करो। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, अनदेखा करना कोई बैकफुट पर जाना ये वगैरह नहीं होता, ये स्ट्रेटेजी होती है। जब आप वॉर में, युद्ध में हो, तो आपको बहुत, और मुझे याद है 1971 का वॉर चल रहा था, तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने हार मान ली थी, तो विद इन 24 आवर्स इंदिरा जी ने वेस्टर्न फ्रंट भी बंद कर दी और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल वहां के थे जनरल कैंडेथ, वो गुस्सा हो गए। बिल्कुल सही था, उनका गलत नहीं था, क्योंकि वो वेस्टर्न फ्रंट की पूरी वॉर लीड कर रहे थे। उनका गुस्सा ये था कि हमें बताए बगैर, हमें पूछे बगैर आपने सीज फायर डिक्लेयर क्यों किया? माय बॉयज आर देयर इन प्रॉब्लम, ऐसा उनका सेंटेंस मुझे याद है। क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रेटेजी चलाई थी कि दो तरफ से घूमकर पाकिस्तान की आर्मी को अंदर आने दिया था, तो पीछे घूमकर वो रसद लाइन तोड़ने वाले थे, लेकिन वो गड़बड़ हो गई, इसलिए वो गुस्सा हो गए। तो ये तरीका होता है, बैकफुट पर कोई जाता नहीं,
बैकफुट पर जाना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। मुझे याद है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब आखिरी समय पर सोवियत यूनियन पर हिटलर ने हमला कर दिया, तो स्टालिन वहां का डिक्टेटर था सोवियत यूनियन का, तो उन्होंने स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड शहर खाली कर दिए, आओ जितना अंदर आना आ जाओ। और उस वक्त का उनका एक सेंटेंस था, आई हैव 2 more जनरल्स, जनरल जनवरी एंड जनरल फरवरी। यानी समय बर्फीला आने वाला था, तो उस बर्फ में जितना आगे जाने दो, बाद में रसद तोड़ेंगे तो अंदर के एक गोली भी ना चला के सर्दी से ठंड से मर जाएंगे। तो वो स्ट्रेटेजी होती है, उसको बैकफुट पर जाना नहीं बोलते। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो खुद को अर्थशास्त्री मानते हैं, खुद को युद्ध शास्त्री मानते हैं, खुद को वेद शास्त्री भी मानते हैं, हिंदू धर्मशास्त्री भी मानते हैं। तो इनको एक पता नहीं है कि मोदी जी ये सब जो है उसका काढ़ा बनाकर पिए है। उनको मालूम है कौन से समय। नेपोलियन का एक सेंटेंस मुझे याद आता है, कहीं मैंने कोट पढ़ा था कि कब लोमड़ी की चमड़ी पहननी है और कब शेर की चमड़ी पहननी है ये मुझे जानता हूं, इसलिए मैं जीतता हूं, ये नेपोलियन ने कहा था। तो ये बात अगर आप ना समझकर कुछ भी बातें बकवास करते रहे एनालिसिस करके या इसके लिए, तो होगा नहीं। तो इरेटिक वर्ड है ये आपको इरिटेट करेगा। जैसे हमको मालूम है, हम जब मुंबई में जहाँ रहते थे लालबाग में, तो वहां हमारी चाल थी, उसके नीचे बहुत सारे बिल थे और बहुत सारे चूहे निकल कर आते थे रात में। तो हम जवान बच्चे थे, हमने एक ट्रिक की थी कि हमारे बाजू में एक बिल्डिंग थी, 3 बिल्डिंग के बच्चों ने एक नारियल का वो जो होता है ना, वो आग लगाकर अंदर डाल दिया था, तो धुआं अंदर निकल जाए, उसके साथ मिर्ची भी डाली थी। तो है कहां से निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, हम मारेंगे करके देख रहे थे। हमारे एक रतन मामा करके थे, वो टेरेस पर थे, तो वो पिछली बाजू में बड़ा मैदान था, लाल मैदान जिसका नाम था। तो वो चिल्लाते आ गए, अरे क्या कर रहे हो तुम? तो हमने बोला नहीं ये किया, ये देखो मैदान में पीछे से चूहे निकल रहे। इतनी लंबी अंदर सुरंग थी बिल की कि बहुत सारी संख्या में चूहे वो मैदान के बिल से बाहर निकल रहे थे। तो समझे अर्बन नक्सल, ये दिमागी नक्सल का क्या मतलब है, इनको मालूम नहीं है। अब एक बात है कि आप अगर अवनीश खुद आकर सामने आकर डिक्लेयर कर रहा है कि मैं, तो ठीक है भाई, तेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहां से आते हैं, ये पिछली बाजू से शुरू होगा। आपकी हर चीज जो है वो जांच के अंडर आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक फाइल नहीं बनेगी और फाइल बनकर नोटिस नहीं पूछे। तो मोदी और शाह का तरीका ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये नाम लेना, उससे कुछ होता नहीं। वो कैसे काम करते हैं, उस हथियारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। मुझे एक बहुत पुरानी 67 की याद आती है। उस वक्त बहुत सारे 9 राज्यों में गठबंधन सरकारें आई थी, नए नए अपोजिशन के लोग मिनिस्ट्री में जाकर बैठे थे। तो ये पंजाब का एक मिनिस्टर था, वो एकदम किसान था, बेचारा देहाती था। तो एक बार चीफ मिनिस्टर के पास मीटिंग थी, तो उसके बंगले पर चीफ मिनिस्टर के गया था। गुरनाम सिंह करके शायद मुख्यमंत्री थे उस वक्त पंजाब के। तो उनको, उस मंत्री को उनके किसी नौकर ने लाकर फ्रिज खोला और ठंडा ठंडा पानी दिया। तो वो बोला ये अजीब अलमारी है साली। तो उन्होंने अपने पीए को पूछा, ये ऐसी अलमारी हमारे बंगले में क्यों नहीं है? तो पीए बोला है, लेकिन आपने उसमें जूते रखे। तो मोदी को एनालाइज करने वाले, अमित शाह को एनालाइज करने वाले जो है ना, वो उसी मंत्री के साथ जैसे देहाती दिमाग के हैं। ये जानबूझकर मोदी बोले, जानबूझकर बोले, बिल्कुल संभल कर बोले कि जो ऊपरी दिखाई नहीं दे, अरे ये तो फिल्म आर्टिस्ट है, ये तो ड्रामेटिस्ट है, ये तो साहित्यिक है। ऐसे जो दिमागी कीड़े हैं
उनको बाहर निकलने के लिए ये मिर्ची वाला धुआं अंदर डाला है, जिसका शब्द में देखो तो दिमागी नक्सल। बिल्कुल। क्योंकि ये जो होता है ना, इनके आशीर्वाद से बहुत गलत चीजें पनपती है, तो अब इनका बंदोबस्त करना जरूरी है। वो इतना सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था नक्सल कॉरिडोर, वो तो खत्म कर दिया है, वो तो खत्म कर दिया है ना। तो इसलिए वो बोले भाई सामने आ जाओ, और मोदी को मालूम था। देखो एक बात होती है, हम भी जवान थे, आप भी जवान थे, लड़की अच्छी लगती है, हम थोड़ा छेड़ते भी है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बड़े सुसंस्कृत बनकर बड़े हो गए। तो लड़कियां अच्छी लगती है तो लड़की की छेड़ निकाली जाती है, लेकिन लड़की की छेड़ करना या किसी को भी छेड़ोगे आप तो उसका तरीका क्या होता है कि बाकी दुनिया को पता न लगे लेकिन उसको पता लगे, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। छेड़ने का मतलब क्या होता है कि उस लड़की की सहेलियों को भी पता नहीं चलेगा कि ये लड़का क्या बोला, ये क्यों गुस्सा हो गई, तो उसको छेड़ना बोलते हैं। छेड़ना गाली देना वगैरह छेड़ना नहीं होता। तो दिमागी नक्सल का मतलब वो है कि बाकी दुनिया ने ठीक है बहुत कुछ बोले, उसमें दिमागी नक्सल बोल गए, वैसा नहीं है। इन्होंने ऐसा छेड़ा है कि वो मधुमक्खी का छाता खुल जाता है ना, अब वो हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, आपने जैसे कहा ना कि अलग अलग तरीकों से जैसे रहते हैं तो सब अपनी अपनी बिलों से निकल के भागते हैं, तो पॉलिटिकल अगर आप देखिए तो नक्सली चिदम्बरम जैसे लोग निकल के सामने आ गए, चाहे वो एक्टर्स के खाल में छुपे हुए हैं तो प्रकाश राज बिल्कुल निकल के सामने आ गया, मैं भी। अगर आप पत्रकारिता में ही देख लीजिए तो आज गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई लोग उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये मोदी का ट्रैप कई बार सफल हुआ है कि मोदी जी नैरेटिव लाते हैं और अपने नैरेटिव पे इन लोगों को खिलाते हैं। मोदी से ये राजनीतिक लड़ाई तो नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन ये जो वैचारिक लड़ाई है, और क्या अब मोदी फोकस्ड है बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी पर और आधा मोर्चा, क्योंकि ये वो तंत्र है जो उस आधे मोर्चे को खाद पानी देता है। और समय भी उन्होंने वो चुना है इसलिए क्योंकि काकरोचों के बहाने समाज की एक गंदगी और जेएनजी और हमारे देश के नौजवानों का एक नया बिगड़ा हुआ चरित्र भले वो तोड़ा हो, उसको दुरुस्त करना है। तो उसको क्लब कर दिया कि नहीं साहब, हम तो नशे के खिलाफ भी कमिटेड हैं और हम इसके खिलाफ भी कमिटेड हैं। और दूसरा, युद्ध का तरीका बदल गया है, इसलिए हमें नए वारफेयर की रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। उसमें बाहर तो शामिल है ही है, अंदर भी शामिल है, ये बिल्कुल क्लियर है, वैचारिक से लेके और बदमाशी तक। ये बाहर वालों के लिए यहाँ पीछ बना देते, ये समझो। अगर पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज की टीम आने वाली है, अगर हमारे देश में अगर मैच होने वाली है तो उसका पिच हम बनाएंगे ना, और वो जो पिच बनता है वो अपनी टीम को फॉर वैसा बनाया जाता है। लेकिन अगर ये पाकिस्तानी या ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए पूरक पिच बना देते तो हमारी टीम का नुकसान होगा ना। तो ये जो आपको लगता है मोदी ने माफ किया, बच्चे अपने ही है, सब बच्चे अपने हैं, माफ कर दिया, बिल्कुल माफ नहीं किया है। ये गलत फहमी में मत रहो कि बच्चे है करके बड़ा मन करके। हम लोग भी बोले कि कितना मोदी का मन बड़ा है कि मां पर से भी गाली दी, उनको भी माफ कर दिया, बिल्कुल माफ नहीं किया। ये सब आकर रास्ते पर मोदी को, देश को, भारत माता को गाली दे, ऐसी परिस्थितियां बनाई गई और आम जनता को दिखाया दिया देखो ये क्या हो रहा है। इसका बंदोबस्त कानून से नहीं होगा, लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को उकसाया, किसने उकसाया? गाली देने वाले। लेकिन गाली देने के लिए किसने उकसाया? मोदी ने, समझे? तो एक तरीके से आम जनता, अब देख रहे ना, किसी पार्क में ये कॉकरोच पहुंचे, उनको रेसिडेंट लोगों ने भगाया, धक्के मारकर भगाया। सीजन 2 होने वाला था, 2.0 जंतर मंतर, क्या हो गया भाई? 5वां दिन है आज, मैं देख रहा हूं क्या हो गया। जंतर मंतर सीजन 2.0 का क्या हो गया? अब स्कूल सुधारने के लिए अपने अपने गांव पहुंच गए। तो लोगों को दिखा दिया कि इसका बंदोबस्त कानून नहीं कर सकता, पुलिस प्रशासन नहीं, इसका बंदोबस्त आपको अपने अपने मोहल्ले में करना है।
अपने अपने कॉलोनी में करना है। ये जो गाली देने वाले जो बच्चे थे या बिगड़े चरित्र के लोग थे, उनको अपने अपने कॉलोनी में फेस करना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से जो दिमागी नक्सल है उनको अपने अपने इंस्टीट्यूट में भी फेस करना पड़ेगा, समझे? तो ये चेहरे कौन, सरकार जाकर ईमेल भेजेगी, अरे अवनीश तुम्हारे कॉलेज में तुम जहां काम करते हो पेपर में ये नक्सल है, इसका बंदोबस्त सब तुम करो, हम नहीं कर सकते। ये तो मोदी साहब को ईमेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो आप सजग हो जाते हो, आप सजग हो जाते हो। तो ये सजग करने के लिए एक तरीके से उकसाया और ये खुद डिक्लेयर करने लगा, अरे मैं भी दिमागी नक्सल हूं। तो ठीक है भाई, इससे 4 हाथ दूर रहो, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। इसका तो ट्रेनिंग 4 साल पहले हो गया है, दे दिया। अब सिर्फ वायरस दिखाना था। तो इस वायरस का नाम है दिमागी नक्सल, उसका कोई कोविड-19 नाम था, इसका नाम है दिमागी नक्सल। तो इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। और जब होता है तो तुम बंदोबस्त करो उनका, कानून से होने वाला नहीं है। तो मेट्रो में हो या कहीं मोहल्ले में हो, ऐसे बच्चे पीटे जा रहे, ऐसे लोग जो जंतर मंतर पर आकर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उनको लोग अपनी तरीके से पीट रहे। तो अब वो पीटने की तैयारी हो गई है, तो अब इसमें इनको भी ले लो जरा, ये दिमागी नक्सली। यही तो कॉकरोच लेकर आता है। पहले बंदोबस्त इसको इसका करो तो कॉकरोच बनेगा नहीं, कॉकरोच पनपेगा नहीं। तो मोदी ने ठीक सोच समझकर ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि आपके आसपास की बस्ती में जो गंदगी है वो आपको साफ करनी पड़ेगी। सरकार मदद करेगी, जिसको पीटोगे उसको उठाकर अस्पताल लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पीटना तो आपको है, समझे क्या? ये चालाकी पार्टिसिपेशन, ये चालाकी है, ये इनके समय। इनको लगता है कि मोदी तो बुद्धू है, अनपढ़ है ना, मोदी तो अनपढ़ है। अरे अनपढ़ क्या होता है इनको पता नहीं। मुझे मेरे बचपन की एक याद है, मैं मेरे नौनियाल में गया था, माँ की मायके में गया था सिंधुदुर्ग में। तो यहाँ ये भेड़ बकरी पालने वाले होते हैं ना, धनगर जिसको हम मराठी में बोलते, तो वो आया था। तो हमारा मामा एक था छोटा, वो थोड़ा बीमार था, तो उसने बुलाया उसको, क्या हुआ है, ये वो है। तो उसको थोड़ा आंगन में लेके आया, बोला इधर पेशाब कर। उसने पेशाब किया, तो उसके पेशाब के बाद 2-3 मिनट के बाद बहुत सारी चींटियां, अलग अलग ढंग की चींटियां आने लगी। तो उस भेड़ पालने वाले ने हमारी नानी को बोला, अरे इसको तो शुगर हुआ है। कितना सिंपल लेबोरेटरी थी उसके पास, और उसने कुछ जामुन के पेड़ का कुछ लकड़ी वगैरह ला कर दिया था वगैरह वगैरह, लेकिन उसका लैब कहाँ है देखो। उसने आंगन में एक कोने में लेकर बोला इधर पेशाब कर दो। तो वो अनपढ़ है ना, तो मोदी भी अनपढ़ है। मोदी बड़ा अनपढ़ है, बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, और उसके तरीके भी अनपढ़ जैसे ही होते हैं, अनपढ़ जैसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये दिमागी नक्सल का मामला इनको समझ में नहीं है। क्या होता है, एक बात होती है ना, हम जब छोटे थे तब ये मीटर वगैरह सेंटीमीटर नहीं था, वो बाद में आ गया। हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त फुट और इंच था, फुट था, इंच था, यार्ड था, किलो नहीं था। हम पाउंड में बोलते थे, रत्तल बोलते थे उसको, मन बोलते थे, मन। तो शेर होता था, आधा शेर, पाव शेर वगैरह होता था, किलो नहीं होता था, वो बाद में आ गया। तो कहने का मतलब है, अगर आज की तारीख में, मैं बीच में 2-3 बार अमेरिका जाकर आया, वहां अभी भी पाउंड चल रहा है ना, वहां ये किलो वगैरह लफड़ा नहीं है। तो हमारी गलत हो जाती थी। लेकिन जब ये हमारे बच्ची को अगर समझ में नहीं ये क्या पाउंड होता है, तो हमने बचपन में ये पाउंड मन वगैरह देखा है।
तो अगर आप इसकी पाव शेर बोलोगे तो पाव शेर और पाव किलो अलग होता है। तो मोदी का कंपैरिजन आप गलत परिमाण से नहीं कर सकते। वाजपेयी ने क्या किया था, मनमोहन ने क्या किया था, नरसिंह राव ने क्या किया था, ये अलग लोग हैं। मोदी शाह अलग लोग हैं, वो जमीन से उभरे, जमीन से उभरे। अब जाते जाते वो बड़ा दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन अब देखो कि विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का अचानक प्रभारी बनाया। इसको कल्टीवेशन बोलते हैं, कल्टीवेशन बोलते हैं। आपको जो अमित शाह मालूम है ना, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी बनकर ही उभरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनोद तावड़े का भविष्य कैसे गिनना चाहिए ये सोचो। ये देखेंगे अरे ये तो मराठा है, ये फडणवीस का कॉम्पिटिटर है, ये गलत परिमाण होता है। उसको कहां लाया है, देखो उसको कहां लाया है। राघव चड्ढा का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से संदीप पाठक को जनरल सेक्रेटरी बना दिया, क्योंकि पंजाब के चुनाव है और उसके बाद गुजरात के चुनाव है। दोनों जगह पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन आम आदमी पार्टी का खड़ा करने वाला संदीप पाठक था। तो जो चीज सामने आएगी, आपको मैं बनाना दे दूंगा और बोलेगा बनाना का रोटी बनाओ, नहीं बन सकती रोटी। आम होता है तो आम का एक अलग चीज बनती है, रोटी बनाना है तो गेहूं चाहिए। तो ये इतने निचले स्तर से आए, उनको हर छोटी छोटी चीज की बात कल्चा इस्तेमाल करना, और एक बार 2 बार 10 बार कैसे इस्तेमाल करना, ये समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। लेकिन हम एनालिसिस करने बैठ जाते तो हम ज्ञानी होते हैं ना, तो प्रॉब्लम वो हो जाता है। मैंने हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, हमने स्कूल में पढ़ा था, न्यूटन जो था बड़ा बड़ा साइंटिस्ट था, उसने बिल्ली पाली थी। तो बिल्ली को हो गए बच्चे, तो बिल्ली के लिए उसने जो घर बनाया था, तो एक बड़ा होल बनाया था बिल्ली को अंदर जाने के लिए, और 2 छोटे छोटे होल बनाए बच्चे के लिए। अरे बड़े होल से बच्चे भी अंदर जा सकते हैं ना। लेकिन इतनी छोटी चीजों का न्यूटन सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो अपनी जगह सही है। इतनी छोटी चीजों का वो स्टडी नहीं करते। लेकिन हमारे ज्ञानी लोग, मुझे याद है 7-8 15-20 साल पहले की बात है, जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और 2004 का चुनाव आया था, तो बरखा दत्त ने नारायण मूर्ति का, इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति का इंटरव्यू किया था और बोले आप क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो नारायण मूर्ति का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट था। वो तो छोटे इंसान नहीं है जिन्होंने खुद इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो बोले आई विल बी अ डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर। तो बोली क्यों? तो बोले वो मेरा काम नहीं है गवर्नमेंट चलाना, मैं कंपनी चलाता हूं। तो बोला उसमें क्या फर्क है, इधर भी मैनेजमेंट में उधर भी। ये बरखा दत्त जैसे जो ज्ञानी खुद को समझते हैं, वो कैसा गलत सोचते हैं वो देखो। वो बोले कि मेरे कंपनी में 5 लाख के आसपास कर्मचारी अधिकारी है, लेकिन एक भी मेरे नापसंदी का नहीं है। और वाजपेयी जहां प्राइम मिनिस्टर है वहां 50 लाख अधिकारी कर्मचारी है, लेकिन एक भी उनके पसंद का नहीं है, फिर भी उनको चलाना पड़ता है। तो वो मैं नहीं चला पाऊंगा। मेरे चॉइस के कर्मचारी अधिकारी ही मेरी कंपनी चला सकते हैं और उनको मैं चलाऊंगा। तो सोच एक इधर का इधर करो तो नहीं। रिमोट तो रिमोट होता है, टीवी का अलग होता है, एयर एसी का अलग होता है, हर चीज का रिमोट अलग होता है। तो रिमोट का रिमोट, अरे टीवी का रिमोट एसी को क्यों नहीं चल रहा है? इस तरीके की सोच जिनकी है ना, वो पढ़े लिखे होकर भी गधे होते हैं। तो इसलिए दिमागी नक्सल नाम का शब्द अगर अलग नया शब्द अगर कॉइन किया है, तो उसके पीछे क्या रीजनिंग है वो देखना पड़ेगा। वो बिना देखे हाँ मैं भी अरे क्यों भाई? वो जो कॉकरोच हो गया, राजदीप बोल गया मैं भी कॉकरोच हूं। अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? जो बंदर का जो दिमाग चलता है ना, उत्सुकता का,
तो आप पत्थर मारो तो छुप जाएगा, लेकिन इमीडिएटली सर पलट के उठाएगा। देखेगा। वो ये राजदीप वगैरह ऐसे बंदर है, तो ये नहीं समझ पाएंगे दिमागी नक्सल का मतलब क्या है, उसका उसके पीछे क्या मोटिव है। आप मोदी को क्रिमिनल मानते हो ना, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करो, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक सबसे बड़ा आधार ये होता है कि जो क्राइम हुआ है उसका मोटिव क्या हो सकता है। आप क्रिमिनल को पकड़ोगे, लेकिन जब तक उसका मोटिव एस्टेब्लिश नहीं होता वो गुनाह सिद्ध नहीं होता, प्रूव नहीं होता। तो एनालिसिस करते वक्त ये सारी चीजें दिमाग में लानी पड़ती। तो मोदी और शाह ऐसे इंसान नहीं है कि वो बिना सोचे गलती भी करे, वो गलती भी सोच समझ कर करते। दुनिया को लगता है इन्होंने गलती कर दी, लेकिन वो गलती नहीं होती। अकेला इंसान मुझे अगर इस सब पिछले 15-20 दिन में इंपॉर्टेंट लगा तो वो राकेश टिक्के थे। वो अकेला इंसान है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और शाह पार्लियामेंट में न आने के बाद अकेला राकेश टिक्के बोला ये शाह चुप बैठा है, इसका मतलब वो डेंजरस है। मैंने उसको सैल्यूट किया मन ही मन में कि ये समझ पाया अमित शाह क्या है। क्यों अमित शाह चुप बैठते तो ज्यादा डेंजरस बन जाते। बिल्कुल वो, और इस तरीके से अब ये साफ लगता है कि प्रधानमंत्री जैसे इतनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो आज तक टीसता है उन लोगों को जो मोदी का अंध विरोध करते हैं। लेकिन बात तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ग्लोबल सच्चाई है, अब तो दुनिया बोल रही है। प्रधानमंत्री ने एक तरह से, क्या अंत में मैं चाहूंगा कि इंडोर्स करते हैं, क्या मैं सही हूं, प्रधानमंत्री ने एक जन जागरण अभियान हम नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए छोड़ दिया है कि अपने अगल बगल की खिड़की खोलो, पहचानो कि भारत का दुश्मन वो आधा मोर्चा पूरे देश में अगर फैला है तो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन है, और उसकी एक कुंजी है ये नक्सली, जो उन्होंने कहा कि वैचारिक नक्सली। ये बात आज की नहीं है। जी मोदी जी ने 2013 में ये पॉलिसी डिक्लेयर की है। उन्होंने जो लगातार अलग अलग चैनल को इंटरव्यू दिए थे, मुझे याद है एक किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की स्कीम अगर सक्सेसफुल करनी है तो वो सरकार की नहीं रहनी चाहिए, जनता की होनी चाहिए। यस। जो इंटेलेक्चुअल क्लास का जो आजादी की लड़ाई थी, गांधी जी ने उसको पब्लिक की लड़ाई बना दी और आजादी आसान हो गई। सिर्फ 20 साल में हम आजाद हो गए, ये मोदी जी ने बताया। यानी गांधी जी उनको जितना समझा वो गांधीवादियों को पता नहीं। ये दिमागी नक्सल है, उनका बंदोबस्त आम जनता करेगी, ये योजना उन्होंने 15 अगस्त को पेश की है। yes, और जो है उनको पता नहीं है। मोदी जी सोचते कैसे वो सोचो, तो उनके हर चीज का आपको मायने पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ हो जाता है दर्शकों। और जिस तरीके से भाऊ ने बहुत सरल तरीके से ये सारा इतना बड़ा परिदृश्य को प्रैक्टिकली खींचा है जमीन पर, वो बताता है कि दिमागी नक्सली वो फिल्टर है जो नरेंद्र मोदी जी ने हम करोड़ों भारतीयों को सौंपी है। और ये होता है एक सरकार और समाज का समन्वय, जिसको लेकर काम करने के लिए मोदी जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सही जगह निशाना फिर एक बार मारा है, और अब इसका आगे, जैसा कि भाऊ कह रहे हैं कि क्या असर पड़ने वाला है और कैसे पड़ने वाला है, हालांकि शुरुआती रुझान आने लगे हैं, तन मन डोलने लगा है अपने माथे पर। मैं भी वैचारिक नक्सली, मैं भी दिमागी नक्सली लिख के खटमल बाहर आने लगे हैं। भाऊ, आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से समझाया, उसके लिए प्रारब्ध के मंच की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत